चलें जी, स्टार्ट करें हम सब। मेरे साथ हैं? आवाज आ रही है सबको? हानिया आवाज आ रही है? मुफस्सिर, वालेकुम अस्सलाम। हमने मीटिंग एंड कर दिया था ना लास्ट क्लास में? चलें, तो पहले मीटिंग्स के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो इंशाल्लाह जो पोस्टल बैलेट वाला रेगुलेशन है उसको भी इंशाल्लाह आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है भाई, सेक्शन 138 और 139 क्या कहते हैं? इस सेक्शन के अंदर वो कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जिसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में या तो गवर्नमेंट है या दूसरी कंपनी है, और इसकी जो क्रेडिटर है वो भी कोई कंपनी है, ठीक है? तो अब पॉइंट ये है कि इस कंपनी की, यानी इस कंपनी के अंदर की इलेक्ट्रिक की कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब क्या? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है? एक अबराज है और एक फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा भाई, क्रेडिटर कौन है? वो भी कंपनी है। वो कौन है? वो एसएसजीसी है। तो भाई जब मेंबर्स की मीटिंग होगी तो अबराज और फेडरल गवर्नमेंट कैसे पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे? इसी तरह से जब क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी तो एसएसजीसी कैसे के इलेक्ट्रिक की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगी? क्योंकि कंपनीज और गवर्नमेंट्स खुद तो नहीं होते कुछ भी, ठीक है? कंपनी तो खुद एग्जिस्ट, फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं कर सकती ना कि चल के आ जाए कि भाई मीटिंग के अंदर। तो क्या करेंगे फिर इस केस के अंदर? तो इसने कहा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है या एक कंपनी दूसरी कंपनी की क्रेडिटर है, तो उस केस में क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइजेज एन इंडिविजुअल टू एक्ट एज द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव एंड एक्सरसाइज सेम पावर्स विच इंडिविजुअल हैज, ठीक है? यानी इंडिविजुअल के पास क्या पावर्स होते हैं? इंडिविजुअल के पास पावर्स होते हैं कि प्रॉक्सी अपॉइंट करना, इंडिविजुअल्स के पास पावर होते हैं मीटिंग में बोलना, बात करना, सारी चीजें जो भी करना, वो सारे पावर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल को दे सकते हैं, ठीक है? जनरली डायरेक्टर्स के अंदर से कोई होगा। अच्छा, फिर इसी तरह अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट मेंबर है तो क्या होगा? तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल एक्सरसाइज सेम पावर्स इंक्लूडिंग द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। मेरे साथ है सब यहाँ तक? सब साथ हैं? अच्छा भाई, इसके बाद आपके पास है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। सुनते जाएंगे। हमने कहा भाई नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि अगर मैं एक मेंबर हूं और मैं मीटिंग के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहता हूं, तो देखो, एक था कि मीटिंग रखवाना। आपको याद होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर हमने कहा था कि भाई मेंबर्स के पास पावर है, वो चाहे तो कंपनी की मीटिंग रखवा सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहें कब के, जब 10% ऑफ शेयर होल्डिंग हो या 10% ऑफ मेंबर्स कहें, तो ये जीएम रखवा सकते हैं। अब कह रहे नहीं, अब मैं कह रहा हूं कि मैं अगर कोई किसी भी मीटिंग के अंदर मैं रेजोल्यूशन पास करवाना चाहूं, प्रपोज करना चाहूं किसी रेजोल्यूशन को, तो क्या कर सकता हूं? तो उसने कहा कि भाई देखें, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन के अंदर पहले तो ये समझें कि आएगा क्या, ठीक है? उसने कहा भाई आएगा स्टेट द जनरल नेचर ऑफ ईच बिजनेस प्रपोज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है? जो भी चीज आप पास करवाना चाहते हो उसके बारे में आएगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन के साथ आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी दोगे, ठीक है? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नोटिस टू रेजोल्यूशन में ये बताओगे कि किस चीज पे, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टर्स के इलेक्शन पे काम करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिविडेंड के ऊपर बात करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बात करना चाहता हूँ, तो ये जनरल नेचर आएगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो फिर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी साथ में भेजोगे नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन के साथ। अब वो वाली बात कि रेजोल्यूशन कौन पास करवा सकता है, उसने कहा भाई कम से कम आपके पास 5% ऑफ वोटिंग पावर हो। ये चेंज आया है, ठीक है? पहले 10% हुआ करता था। रेजोल्यूशन देने के लिए एटलीस्ट 5% ऑफ वोटिंग पावर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या होगा? उसने कहा कि भाई अगर मीटिंग मेंबर ने बुलाई है और रेजोल्यूशन भी मेंबर पास करवाना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा कि जब मेंबर्स की रिक्वेजिशन दी जाए उसी के साथ साथ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन भी दे दिया जाए। यानी क्या मतलब?
अगर मैं रेजोल्यूशन पास करवाना चाहता हूँ ऐसी मीटिंग के अंदर कि जो मेंबर्स ने ही बुलाई है, तो जिस टाइम पे मेंबर्स अपनी रिक्वेजिशन फॉर मीटिंग सबमिट करवाएं उसी टाइम पे मैं अपनी रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन सबमिट करवा दूं। लेकिन अगर मीटिंग बुलाई मेंबर्स ने नहीं है, ठीक है, मैं कोई और मीटिंग है, ठीक, किसी और ने बुलाई है, डायरेक्टर्स ने बुलाई है, तो फिर कब देना है? एटलीस्ट 10 डेज बिफोर मीटिंग टू कंपनी। और फिर कंपनी किसको भेजेगी? मेंबर्स को भेजेगी। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? आगे बढ़े हम, ठीक है। चलें। अच्छा, फिर कहता है कि रेजोल्यूशन, मैं पिक्चर लेने का भी टाइम दूंगा, 2 मिनट रुक जाएं। फिर कहता है कि भाई रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग, ठीक है। अगर आपने एक ओरिजिनल मीटिंग रखी लेकिन उसमें रेजोल्यूशन पास नहीं हो सका, ठीक है, किसका रेजोल्यूशन, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो, चाहे वो ऑडिटर से पर्टेनिंग हो या होल्डर ऑफ एनी क्लास से पर्टेनिंग हो, हमने कहा कि भाई किसी भी तरह का, ठीक है, और एडजर्न मीटिंग के अंदर आप पास कर रहे हैं उसको, तो मैं क्या समझूंगा कि कौन सा ये रेजोल्यूशन है? जिस दिन पास हुआ एडजर्न मीटिंग के अंदर उस दिन से उसको कंसिडर करूं या मैं ओरिजिनल मीटिंग से इसको कंसिडर करूं? तो उसने कहा नहीं, पास्ड ऑन द डेट, पास्ड ऑन द डेट इट वाज इनफैक्ट पास नॉट ऑन द अर्लियर डेट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैंने ओरिजिनल मीटिंग 1 जनवरी को रखी है और 10 को मैंने एडजर्न की, 10 जनवरी को मैं एक रेजोल्यूशन पास करता हूं, तो क्या मैं वो रेजोल्यूशन 10 जनवरी का लूं या उसकी रिट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशंस करवाऊं कि मैं उसको 1 जनवरी का लूं? तो लॉ कहता है नहीं भाई, आप इसे 1 जनवरी का नहीं ले सकते, जिस दिन पास हुआ है उसी दिन का आप उसे कंसिडर करोगे। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास है सर्कुलर रेजोल्यूशन, ठीक है। सर्कुलर रेजोल्यूशन क्या होता है भाई? उसने कहा कि भाई आप, सर्कुलर रेजोल्यूशन क्या होता है? हमने कहा भाई नॉट टू अप्लाई ऑन ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? हमने कहा ऑडिटर्स, डायरेक्टर, डिविडेंड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके ऊपर ये सर्कुलर रेजोल्यूशन अप्लाई नहीं होगा। फिर किस पे अप्लाई होगा? उसने कहा भाई इनके अलावा, ठीक है। कौन पास कर सकता है? उसने कहा कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ये सर्कुलर रेजोल्यूशन पास कर सकती है, ठीक है। अच्छा भाई, ये सर्कुलर रेजोल्यूशन के लिए एंटाइटल्ड कौन होगा? उसने कहा हर वो मेंबर जो नोटिस रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है वो सर्कुलर रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटाइटल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक दफा इस पे साइन कर दिया, एक दफा इसे पास कर दिया, तो फिर इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ठीक है। और फिर होगा क्या कि भाई सर्कुलर रेजोल्यूशन क्या है कि भाई मैंने किया, फिर मैंने एसएन को दिया, एसएन ने हानिया को दिया, हानिया ने मरियम को दिया, ठीक है। इस तरह से जो है वो ये रेजोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। सबने साइन कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डीम्ड हो गया कि पास हो गया। अब ये रिवोक नहीं हो सकता, ये कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ये मिनट्स का पार्ट तो नहीं बना। उसने कहा कोई मसला नहीं है, अगली जो भी मीटिंग हो उसके अंदर आप क्या करें, इसे जो है वो मीटिंग्स का मिनट्स का पार्ट बना लें। नोटेड एट सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स, ठीक है। इसके बाद कहते हैं फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। जब भी आप रेजोल्यूशन पास करोगे, पास करने के बाद उसको पहले तो साइन करवा लो। किससे साइन करवाओ? डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी से, ठीक है, डायरेक्टर से या कंपनी सेक्रेटरी से। और फिर उसको पास करने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाओ, ठीक है। और फिर उसने कहा जब भी आप किसी मेंबर को कॉपी ऑफ आर्टिकल्स दो, कब? रेजोल्यूशन पास करवाने के बाद, तो फिर कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन भी साथ में लगाओ, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई मेंबर आपसे स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी मांगे तो आप उसे कॉपी प्रोवाइड करो, लेकिन साथ में कोई रीजनेबल फी, जो फोटोकॉपी वगैरह की जो फी होती है वो भले चार्ज करना चाहो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चार्ज कर सकते हो उसे। फिर वो कहता है कि भाई रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग्स सुनेंगे। हमने कहा भाई रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग का क्या मतलब है कि भाई आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। किस चीज के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? एक तो सर्कुलर रेजोल्यूशन ऊपर बात की, फिर उसने कहा मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं? उसने कहा फिजिकली भी करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली भी करोगे। फिजिकली करोगे 20 साल तक, कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और इलेक्ट्रॉनिकली करोगे हमेशा, जब तक कंपनी है, ठीक है। इसी तरह उसने कहा कि भाई अगर आप किसी मीटिंग के मिनट्स बना लेते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने मीटिंग ड्यूली कॉल्ड भी की, हेल्ड भी की, कंडक्टेड भी है, ठीक है। यानी आपने सारे इसके जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लाई कर लिया अगर मिनट्स बन गए तो, ठीक है। और अगर मिनट्स को ऑथेंटिकेट करवा लो चेयरमैन से, साइन करवा लो चेयरमैन से, इसका मतलब क्या है कि एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई आपने एक मीटिंग कंडक्ट की थी, उसमें ये चीजें पास हुई थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारे आपके रिकॉर्ड्स का पार्ट बन जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि भाई अगर कोई बंदा मेरे रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना चाहे, बीइंग मेंबर, तो क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट करना चाहे या उसकी कॉपी मांगना चाहे तो कर सकता है। तो उसने कहा भाई बिल्कुल, अगर कोई मेंबर रेजोल्यूशन और मीटिंग को इंस्पेक्ट करना चाहे यानी रिव्यू करना चाहे,
तो बिल्कुल कर सकता है, बीइंग मेंबर बिल्कुल कर सकता है, और सिर्फ इंस्पेक्शन के कोई चार्जेस भी नहीं ले जाएंगे। कितना टाइम डेली बेसिस पे उसे आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, या इंस्पेक्शन के लिए आप कितना टाइम रख सकते हैं रोजाना, कोई कोई भी आना चाहे तो देख सकता है। तो उसने कहा भाई ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स करें, फॉर एग्जाम्पल 9 to 5, ठीक है, और एटलीस्ट 2 आवर्स ईच डे करें। ठीक है, जब मैं बिजनेस आवर्स की बात करता हूँ तो भाई ठीक है, आप बीइंग ऑडिटर आपके लिए कोई आवर्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन जनरली आवर्स होते हैं ना भाई, आप लोगों के लिए नहीं होते, लेकिन हमारे लिए तो होते हैं ना, जो इंडस्ट्री में या दूसरी जगहों पे लोग बैठे हैं। तो हमने कहा भाई ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ठीक है, नॉट लेस देन 2 आवर्स ईच डे, ठीक है, कम से कम 2 घंटे तो आपने जो है वो इंस्पेक्शन के लिए ऑन रखना ही है। अच्छा भाई, क्या सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी फ्री में नहीं दी जाएगी, उसके लिए एक चार्ज रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन मेंबर को चाहिए कि भाई जब मीटिंग हो उसके 7 दिन तक तो बात ही ना करे कॉपी की। ठीक है, हाँ, 7 दिन के बाद वो रिक्वेस्ट कर सकता है, और रिक्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर उसको मिनट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर मैं बीइंग मेंबर मिनट्स लेना चाहता हूं तो 14 दिन के अंदर, फर्स्ट टाइम अगर मैं लेना चाहता 14 दिन, या उसके बाद कभी भी ले सकता हूँ। यानी क्या मतलब हुआ, फिर सुनेंगे। हमने कहा भाई मीटिंग से 7 दिन तक तो बात ही ना करें, 7 दिन के बाद बात करें। अच्छा भाई, 7 दिन के बाद बात करूंगा तो मुझे कितने दिन में मिनट्स मिल जाएंगे? उसने कहा भाई 7 दिन और लगेंगे और फिर मिनट्स दे दिए जाएंगे, लेकिन आपसे एक रीजनेबल फी चार्ज की जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर सेक्शन 215 फिर कहता है कि मेंबर शेल नॉट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस और अप्रोच द मैनेजमेंट डायरेक्टली फॉर डिसीजन व्हिच मे लीड टू क्रिएट हर्डल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। अगेन हमने कहा भाई मेंबर का काम है सिर्फ शेयर्स तक और शेयर के अगेंस्ट रिवॉर्ड तक। आपका काम बार बार मैनेजमेंट को तंग करने का नहीं है कि आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहेंगे। भाई अगर आप पीआईए के शेयर होल्डर हैं तो आप कहेंगे भाई यहाँ से प्लेन नहीं गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, क्यों? क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ। नहीं भाई, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, हमने कहा भाई आपने डायरेक्टर्स रखे थे, डायरेक्टर्स ने अपनी टीम बनाई थी, ठीक है, तो ये इसीलिए बनाई थी कि आपने अपना ट्रस्ट प्लेस किया था, बार बार आके आप उनको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई सर्विस किसे कहते हैं। ठीक है, लिंक्ड प्रोविजन है, इसलिए मैंने यहाँ से डाल दिया है। ठीक है, बड़ा आसान सी बात है कि भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी को या ऑफिसर को भेजना हो तो कब कहूं कि डॉक्यूमेंट सर्व हो गया? सर्व होने का मतलब क्या है कि कब रिसीव हो गया। ठीक है, उसने कहा कि अगर आप किसी भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे कोई डॉक्यूमेंट भेज दें तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि कंपनी को या उसके ऑफिसर को डॉक्यूमेंट मिल गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप एसईसीपी या रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सर्व कर दें तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट मिल गया। ठीक है, लेकिन उसने कहा देखो जब भी डॉक्यूमेंट भेजने की बात करते हैं ना, एक बात याद रखो कि हमेशा वहां जाके एक्नॉलेजमेंट ले लो। और भेजोगे कैसे? या पोस्ट के थ्रू भेजोगे, या कोरियर्स के थ्रू भेजोगे, या ईमेल के थ्रू भेजोगे। ठीक है, या तो एक्नॉलेजमेंट ले लो, ईमेल के थ्रू भेजोगे तो डेफिनेटली एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन यह है कि आप जो है वो इस तरह से इसे भेज सकते हो। तरह से अगर मेंबर को भेजना चाहो तो कहाँ भेजोगे? ठीक है, हमने कहा भाई अगर मेंबर का रजिस्टर्ड ऑफिस गिवन है, रजिस्टर्ड एड्रेस गिवन है तो वहां भेज दें, और अगर गिवन नहीं है तो कहाँ भेज दें? जो भी एड्रेस उसने दिया है कि जहां नोटिस सर्व करने के लिए उसने कहा था वहां भेज दें। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं भी है, कोई और होता है ना कि आईकैप भी अपने फॉर्म पे देता है कि भाई आप अपने परमानेंट प्लेस बताएं और कम्युनिकेशन प्लेस बताएं, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर वो कहता है कि भाई अगर आप पोस्ट के थ्रू भेजना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, इसे प्रॉपर्ली एड्रेस करो, प्री पेइंग पे जाओ, और फिर साथ में एक कवरिंग लेटर इशू करो। क्या मतलब इसका? सुनेंगे सब। हमने कहा भाई देखो पोस्ट के थ्रू क्या होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को, ठीक है, नोटिस भेजते हैं, मैं एससीसीपी हूँ, मैंने आपको नोटिस भेजा है। ठीक है, अब आप नोटिस का जब जवाब दोगे तो कहना ये चाह रहा है कि यार जब भी आप किसी मेंबर को नोटिस भेजो तो आप क्या करो? ठीक है, आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल कंपनी है ना, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, कंपनी का काम क्या है? मेंबर्स को फैसिलिटेट, एससीसीपी को छोड़ देते हैं। हमने कहा भाई कंपनी का काम क्या होता है? मेंबर्स को फैसिलिटेट करना। ठीक है, अब कंपनी कोई मेंबर को नोटिस दे रही है कि भाई आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे दें, तो प्री पेइंग का ऑप्शन पे जाए। प्री पेइंग का ऑप्शन क्या है कि मेंबर्स अपनी इन्फॉर्मेशन लगाए और पोस्ट में डाल दे, उसको पैसे ना देने पड़े, वापस से कंपनी के पास डिलीवर हो जाए। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। अच्छा भाई अगर जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स हो, मैं भी शेयर होल्डर हूँ, एसएन भी शेयर होल्डर है, हम दोनों के पास एक शेयर है, तो नोटिस मुझे जाएगा या इनको जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, नोटिस उसको जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा होगा। ठीक है, उसको आप सीनियर मेंबर कंसिडर करोगे जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा होगा, तो नोटिस उसको जाएगा। और फिर फाइनली उसने कहा कि भाई ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे करवाने? उसने कहा कि भाई साइंड बाय द ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। अगर ये है, इसका मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेशन हो गई, ये एक वैलिड नोटिस है, एक वैलिड कम्युनिकेशन है। अदरवाइज क्या होगा कि फिर वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक?
सब साथ हैं, आगे बढ़े हम। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। भाई देखें, हमने ये बात कही, हमने ये कहा प्री पेइंग का मतलब क्या है कि प्रीपेड होता है ना, प्रीपेड कार्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यार अगर आप किसी मेंबर को नोटिस देते हो तो फिर उस केस में क्या करो, उसमें प्री पेइंग का ऑप्शन डालो। ठीक है, यानी अगर मेंबर वापस जवाब देना चाहे तो उसमें ऑलरेडी उसके जो पेमेंट है वो हुई हुई हो। ठीक है, वो सिर्फ पोस्ट करे और वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, उसको फिर से पैसे ना देने पड़े उसमें। सब मेरे साथ है यहाँ तक? चले जी, आगे बढ़ेंगे हम। करें, स्टार्ट करें भाइयों बहनों, स्टार्ट करें। तैयार हैं आप? हैं, ब्रेक क्यों ले लें भाई, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। थका हुआ तो मैं हूँ, मैं 6 बजे से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, सुबह से ऑफिस, ऑफिस 6 बजे से क्लास, तो थका हुआ मैं हूँ, क्लास ब्रेक आपको चाहिए। करें स्टार्ट? चलें। अच्छा भाई, इस लॉ को मैं बहुत आराम आराम से पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं क्योंकि देखो कुछ जगहें वो होंगी कि जहाँ एज पर दी नीड।
ठीक है। और मैं ऐसा नहीं है कि किसी को जो है मैं बार-बार रुक-रुक के पूछ रहा होता हूँ कि सब साथ हैं, सब साथ हैं। लेकिन कहीं कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ मैं रुक-रुक के पढ़ूँगा, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ मैं थोड़ा-सा जो है वो स्पीड में बात करूँगा, ठीक है। तो इसलिए सुनते जाएँगे, इसको हम थोड़ा ईज़ी होके आराम-आराम से जो है वो पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है, सुनेंगे। देखिए अब जब आपने मीटिंग्स की बात की, ठीक है, तो मीटिंग्स के अंदर उसने एक बात की कि भाई मीटिंग जो है वो बंदा खुद से भी अटेंड कर सकता है, ठीक है, और जो है वो प्रॉक्सी के थ्रू भी कर सकता है। वो और मीटिंग के अंदर जो है वो ये तो खुद से ना, लेकिन वोट कैसे डाल सकता है? तो हमने कहा भाई वोट डालने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इन पर्सन भी डाल सकते हैं, प्रॉक्सी के थ्रू भी डाल सकते हैं या पोस्टल बैलेट के थ्रू भी डाल सकते हैं। अब जो वहाँ पे आपने पोस्टल बैलेट पढ़ा, इसको पोस्टल बैलेट को वो यहाँ डिफाइन करता है, ठीक है? These regulations shall be called as Postal Ballot Regulations 2018, ठीक है? अच्छा भाई इसके अंदर क्या होगा? सुनेंगे। इसके अंदर क्या होगा? उसने कहा कि भाई यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स बातें करेंगे, ठीक है? जब मैं एक्ट की बात करता हूँ तो मैं कंपनीज एक्ट की बात करता हूँ। जब मैं ऑथेंटिकेशन की बात करता हूँ इसका मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेट करना ईमेल के थ्रू या एसएमएस कोड के थ्रू, ठीक है? ये भी सब क्लियर हो जाएगा, रुक जाएं। असल है इसका रेगुलेशन नंबर 3, ठीक है? रेगुलेशन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी, स्कोप क्या है, असल असल बात। The right of a vote through postal ballot shall be provided to the members of every company subject to requirements of section 143 and 144 of the act and a listed company in case of election of directors। यानी क्या मतलब, अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं तो लिस्टेड कंपनी को ये रिक्वायरमेंट राइट है उनके मेंबर्स का कि उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाए। और अगर मैं सेक्शन 143 और 144 की बात करूं तो फिर हर कंपनी के लिए जो है वो सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 143 एंड 144। मैं जाऊंगा दिखाने के लिए कि 143 और 144 क्या है ये, ठीक है। और तो आपको याद होना चाहिए लेकिन मैं फिर भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, अभी आएगा, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। ठीक है, ये रहा भाई, ये सारी बातें कर रहा है, पोल की बात कर रहा है, जब पोल कैसे डिमांड करेंगे, ठीक है। और जब पोल डिमांड करेंगे तो सीक्रेट बैलेट कैसे होगा, ठीक है, पढ़ा था ना आपने लास्ट क्लास में। उसी की बात कर रहा है कि भाई पोल कैसे डिमांड कर सकते हैं, जो कौन डिमांड कर सकता है, चेयरमैन ऑन हिज ओन मोशन या मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर। और सीक्रेट बैलेट क्या होता है, चेयरमैन या तो खुद बुलाएगा या मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर के थ्रू ये काम करवाएगा, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये आपके पास जो है वो, अच्छा फिर अब वो कहता है कि भाई यानी इसका मतलब क्या हुआ, सुनते जाएंगे। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के केस में लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स के पास ये फैसिलिटी होना जरूरी। और अगर सेक्शन 143 और 144 की बात करें, जहां जहां पे पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पोल की बात कर रहे हैं, वहां पे हर कंपनी के मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। द राइट ऑफ द वोट थ्रू पोस्टल बैलेट शैल बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ एवरी कंपनी सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 143 है, ठीक है, एंड अ लिस्टेड कंपनी इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। अब जब मैं पोस्टल बैलेट की बात करता हूं तो भाई ये पोस्टल बैलेट है क्या, तो मैंने दो ऊपर यहाँ पे बना के जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि एक तो ये कि आप पोस्ट के थ्रू भेजें, ठीक है, कुरियर के थ्रू भेजें मुझे, सील्ड एनवेलप में अपना वोट कास्ट करें और भेज दें मुझे। दूसरा क्या है, नहीं, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाए, किसी पोर्टल का एक्सेस दिया जाए और वहां आप जाएं और अपना वोट कास्ट करें, जिसे आप ई वोटिंग भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो मुझे याद आ रहा है आईकैप ने ई वोटिंग करवाई थी, ई वोटिंग भी करवाई थी, पोस्टल बैलेट भी रखा था, लेकिन ई वोटिंग घर से नहीं थी इस दफा, मुझे लगता है क्योंकि इस साल भी इलेक्शन है जो कमिंग ईयर में, ठीक है। तो अगर कोविड की यही सिचुएशन रही तो आईकैप शायद मेंबर्स को घर पे एक्सेस दे देगा। वरना क्या था कि जो कराची के अंदर लोग थे वो क्या कर रहे थे कि वो जाते थे आईकैप हेड ऑफिस और वहां जाके अपने वोट को कास्ट करते थे, कैसे, मैनुअली नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली। वहां जाते थे, अपना जो है वो सीक्रेट एक रूम रखे हुए थे, अलग अलग रूम्स बनाए हुए थे, वहां जाके आप अपनी लॉगिन आईडी डालते थे, मतलब जो भी कोड्स थे वो डालते थे। उसके बाद आपके पास थे कि भाई ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी कितने वोट डालने हैं आपको, यानी इन्हें वोट डालना है इन्हें। तो इस तरह से आप अपना, तो या तो पोस्टल बैलेट के अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है, एक पोस्टेज के थ्रू, यानी आप अगर जो है वो फॉर एग्जाम्पल किसके थ्रू भेजते हो, अगर आप भेजते हो पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू, या दूसरा ई वोटिंग, ठीक है, ये भी इसी के अंदर कवर्ड है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप वोट कास्ट करते हो तो भी आपका। अच्छा फिर आराम आराम से पढ़ेंगे हम। हमने कहा रेगुलेशन नंबर 4, responsibility of company, a company shall maintain a record of email and mobile numbers, and the board of the company shall approve procedure for the appointment of
e-voting service provided in accordance with these regulations and the articles of association of the company. Mode of provision of information to the foreign shareholders to enable them to cast the vote through e-voting. ठीक है, अगेन हमने कहा भाई आप एक बात कि भाई पहली बात कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के ईमेल मोबाइल नंबर अपने पास रखे, क्यों? ताकि उन्हें एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। बताया आगे जाके बताएंगे भाई क्यों बोल रहे हैं ईमेल और मोबाइल नंबर रखने का। फिर वो कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, वो तो कंपनी की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिकॉर्ड रखे, लेकिन बीओडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई किस ई सर्विस प्रोवाइडर से आपने जो है ये काम करवाना है। ठीक है, ये देखें, क्या हर मीटिंग के लिए अलग बुलाना है? भाई 1 साल के लिए अपॉइंट करना है, पूरी जिंदगी के लिए अपॉइंट करना है? हमने कहा भाई ये डिपेंड करता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे और उनके पास किए हुए रेजोल्यूशन के ऊपर कि भाई आपने किस तरह से लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि भाई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ में कहा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, और साथ साथ उसने कहा कि भाई आप क्या करें, आप इन्फॉर्म करें। किसे इन्फॉर्म करें? आप सारे के सारे जो फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें कि भाई आपको वोटिंग से महरूम नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यू वुड ऑल्सो बी गिवन द एक्सेस पोर्टल, ताकि आप वहां बैठ के भी अपने वोट्स को कास्ट कर सकें। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई ये वाली बात। अच्छा, फिर वेयर अ पोल इज डिमांडेड इन द जनरल मीटिंग as per section 143 and 144 of the Act, a company shall, within 7 days from the day on which it was demanded, send to all members complete information, including but not limited to the following: for casting a vote in a secured manner as well as to enable them to cast the vote through e-voting. यानी अगर आपने क्या किया, फिर पढ़ेंगे, where a poll is demanded, a company shall within 7 days from the day, यानी अगर मैंने कहा कि भाई इस डेट पे पोल डिमांड हुआ है, तो इसके 7 डेज के अंदर यानी 8 मार्च 2020 तक मुझे क्या करना है, सारे मेंबर्स को क्या करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन भेजनी है। किस चीज की? उन्हें उस पोर्टल की इंफॉर्मेशन भेजनी है कि जहां पे वो सिक्योर्ड मैनर के अंदर वोट को कास्ट कर सके। ठीक है, ठीक है, क्या क्या भेजना है? वेब एड्रेस, लॉगिन आईडी डिटेल्स, पासवर्ड, डेट ऑफ कास्टिंग ई वोट एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स थ्रू ईमेल एंड सिक्योरिटी कोड्स थ्रू एसएमएस फ्रॉम वेब पोर्टल ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगेन हमने कहा भाई सिक्योरिटी के मेजर्स लेने के लिए यहाँ पे ये बातें कर रहा है कि भाई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या करना है, 7 दिन में, जिस दिन पे अभी पोल नहीं हो रहा है, सुने, अभी वोट कास्ट हो रहा है, फिर सुनेंगे, फिर समझें। देखो, एक है आज 1 मार्च आज है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे पोल डिमांड कर दी। अच्छा भाई पोल डिमांड कर दी, अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 डेज के अंदर ये काम कर ले, इन मेंबर्स को ई वोटिंग का, ई पोर्टल का जो है वो एक्सेस प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन दे दे। अच्छा भाई, जब ये सारे वोट कास्ट कर देंगे तो क्या होगा, फिर एक दिन आके आप मीटिंग रखेंगे, मीटिंग के अंदर इस पोल के रिजल्ट को देखेंगे। अभी रिजल्ट्स पब्लिक नहीं हो रहे, पब्लिश नहीं कर रहे आप रिजल्ट, अभी तो सिर्फ वोट डलवा रहे हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में हुआ, आपको याद है ना कि भाई लोगों ने एक दिन वोट डाला, ठीक है, और 1 महीने तक जो है वो माने जितने भी दिन तक वोटिंग चलती रही। भाई इलेक्ट्रॉनिक था, फौरन आ जाना चाहिए था, उसने कहा नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम जो है वो टाइम लगाएंगे, वोटिंग काउंट करने के लिए जो है वो एक दिन अलग से हमने रखा हुआ है। अच्छा, फिर company shall ensure that agenda items for which the poll was demanded are correctly uploaded in the web portal of each voting service provider and shall resolve any grievance of the members to enable them to cast the vote through e-voting. अगेन हमने कहा अगर टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कोई ग्रीवियंसेस हैं, तो ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस तो आप ले ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो उसके ग्रीवियंसेस को, उसके टेक्निकल मैटर्स को हैंडल कर सके। इसके बाद e-voting service provider, ठीक है, for the purposes of e-voting and related matters, company shall appoint e-voting service providers subject to the fulfillment of eligibility and other requirements specified under these regulations. ठीक है, अगेन हमने कहा कि जनरल बात कर रहा है कि भाई आपने क्या करना है कि जब भी ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर को कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, लेकिन उसने कहा कि भाई आप रिक्वायरमेंट्स देख लें कि एलिजिबिलिटी का हमें क्राइटेरिया दे रहे हैं, उसको आप पूरा करवा दें। अच्छा, अब इस क्राइटेरिया के अंदर उसने क्या लिखा, उसने कहा कि भाई फॉलोइंग पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी लाइसेंस्ड अंडर सिक्योरिटीज एक्ट 2015, और अ शेयर रजिस्ट्रार एंड बैलेटर। ठीक है, शेयर ट्रांस मतलब ये आप, जब मैं बात करता हूँ शेयर रजिस्ट्रार की, ये कौन होता है? बिल्कुल सही है, जो शेयर्स ट्रांसफर करने में रजिस्टर मतलब कंपनी को असिस्ट करता है, ये शेयर रजिस्ट्रार होता है। भाई शेयर बैलेटर कौन होता है?
उसने कहा कि भाई जो अगर कंपनी की पब्लिक ऑफरिंग होगी तो उसमें किन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है और किन की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई कोई भी शेयर रजिस्ट्रार और बैलेटर as registered under the share registrars and balloter's regulation 2017 subject to the following minimum requirements that are, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी जो इस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है कोई भी हो सकता है। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसने कहा नंबर वन, it owns a web portal and secure system based on the process of display of electronic ballots, recording of votes of the members, and the number of votes polled in favor or against, along with the text of the resolutions, in such manner that the entire voting exercised by the way of electronic means accurately gets registered and counted in electronic registry in a centralized server with adequate cyber security। Again हमने कहा भाई ये आईटी की सारी डिस्कशंस कर रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपने जो है वो कोई ऐसा शेयर रजिस्ट्रार लेना है जिसके पास वेब पोर्टल और सिक्योर्ड सिस्टम हो। अब सिक्योर्ड सिस्टम किस तरह से होगा, उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स का ऑप्शन हो, वोट्स को रिकॉर्ड करता हो, ठीक है, जो भी चाहे फेवर में अगेंस्ट में करते हो उसके पास एक सर्वर हो कि जहां पे ये सारी चीजें रजिस्टर हो रही हो। ठीक है, its entire system is certified by the independent external auditors और expert। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, किस हवाले से आपने सर्टिफिकेशन लेनी, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप सुनते हैं ना आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी अरेंजमेंट। अगेन हमने कहा सारी आईटी की टर्म्स है, आपने सिर्फ अगर आप इतना भी याद रख लें कि इट्स एंटायर सिस्टम इज सर्टिफाइड बाय दी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर और एक्सपर्ट्स। ठीक है, बाकी सारी हमने कहा कि इन सारी चीजों के आईटी के चीजों के ऊपर आप सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर लें। फिर वो कहता है कि इट्स वेब पोर्टल एंड सिक्योर्ड सिस्टम शेल यूज फॉलोइंग सिक्योरिटी फीचर्स। अगेन हमने कहा भाई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हो सकता है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन फॉर कम्युनिकेशन विद मेंबर्स। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होंगे, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ पासवर्ड इन द इनक्रिप्टेड मोड इन द डेटाबेस, completely automated public turning test to tell the computers and humans apart mechanism upon login of e-voting portal, secure system of use of hypertext transfer protocol, secure protocol and secure socket layer certificate, significant activity by the web portal shall be logged, backup of, ठीक है, डेटाबेस फॉर डेटा लॉस प्रिवेंशन। अगेन हमने कहा कि भाई सारी सिक्योरिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स वेब पोर्टल एंड सिक्योर सिस्टम शैल बी, ठीक है, ये फीचर्स होने चाहिए। जो हमें समझ आया वो क्या था कि भाई पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आपके पास हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, लॉग मेंटेन कर रहे हो और डेटा का बैकअप ले रहे हो। ठीक है, ये समझ आई सारी चीजें, सब साथ हैं। अच्छा फिर, it is not an associated company or associated undertaking or related party of the company appointing it as an e-voting service provider। देखो एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग हम इसीलिए पहले पढ़ चुके, क्यों पढ़ चुके, क्योंकि हमें पता है बार बार ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास चार बेसिक बातें, फिर देख लेते हैं। हमने कहा एक तो सीडीसी को कर लो तो बात ही खत्म हो जाए, या फिर किसी इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार और बैलेटर को कर लो जिसके पास ये चार फीचर्स हो, कौन कौन से, वेब पोर्टल और आपके पास सिक्योर सिस्टम रखता हो, सर्टिफिकेशन ली हुई हो उसने, ठीक है, फिर उसने कहा कि भाई सिक्योरिटी फीचर्स ये वाले फीचर्स हो, फिर उसके साथ एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग ना हो कंपनी के साथ। अच्छा, अब इसमें प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना कौन कौन से लोग फॉलो करते हैं, तो इसमें जो है वो आपके पास फैमको का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, फैमको जो है वो आप एआरटीटी के सामने वाले रोड पे जब क्रॉस करके जाएंगे तो वो भी एक एंग्रो वगैरह का। इसी तरह से केपीएमजी एसोसिएट्स है, वो भी एक शेयर रजिस्ट्रार है। फिर नोबल एसोसिएट्स के नाम से आपके पास मतलब मल्टीपल वो हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि भाई ये सारे क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है वो ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे रजिस्टर किए जा सकते हैं। आई होप कि सब मेरे साथ हैं तो मैं आगे बढ़ूं फिर।
चलें, सब साथ हैं, स्टार्ट करें। चलें। अच्छा भाई देखें, अब इसके बाद जो आपके पास प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग है, ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि ई वोटिंग की सर्विस प्रोवाइडर कैसे अपॉइंट होगा, ये सारी बातें तो आप देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ई वोटिंग होगी कैसे। The facility for the e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 p.m. on the date preceding the date of the poll। यानी समझे, सुनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि भाई आपने 1 मार्च 2020 को डिसाइड किया कि भाई पोल करवाना है, ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई 7 दिन के अंदर अंदर आप मेंबर्स को बता दें, ठीक है, यानी कब तक, 8 मार्च 2020 तक बता दें, ये एक रिक्वायरमेंट थी। आपने पोल डिसाइड कब किया, आपने कहा भाई मैं 10 मार्च को मीटिंग कॉल करूंगा, आपने मीटिंग एडजर्न कर दी। आपने पढ़ा था ना कि भाई पोल जब होगा तो फोर्थ वेद होता है और एडजर्न होता है, तो हमने कहा भाई एडजर्न हो गया, कब तक मीटिंग है, 10 मार्च 2020 को मीटिंग है आपकी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई द फैसिलिटी फॉर द ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days एंड क्लोज एट 5 p.m। यानी जिस दिन पे पोल है उससे एक दिन पहले 5 p.m पे बंद हो जाए। और चलनी कब तक चाहिए, 3 दिन तक। यानी कब तक चलनी चाहिए, 9th पे अगर मैं बात करूं तो यानी ये 10th था ना, तो 10 से लेके 1, 2 और 3 यानी 7, 8 और 9 3 दिन खुली रहेगी। और मीटिंग से एक दिन पहले 5 बजे ये फैसिलिटी बंद हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मेंबर्स को 6 मार्च तक मैं बताऊंगा तो 7 से शुरू कर सकूंगा ना। मैक्सिमम मैं कब तक बता सकता था, 8 तक, ये एक रिक्वायरमेंट थी। अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है, फिर सुनेंगे फिर समझें, ठीक है, अलग से समझाते हैं ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो। देखिए भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी एग्जाम्पल को सही तरह से एक दफा फिर समझाया था। भाई देखिए 1 मार्च 2020 को आपने एक मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, मीटिंग में डिमांड हुआ पोल, ठीक है। और इस मीटिंग में क्या डिमांड हुआ, पोल। आपने डिसाइड किया कि भाई पोल कब रखना है आपने, ठीक है, 10 मार्च 2020 को। अब उसने पहली रिक्वायरमेंट क्या कही, उसने कहा कि भाई जब आप मीटिंग रखें और पोल डिमांड हो तो 7 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर लें, आप मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, इन्फॉर्म कर दें। यानी कब तक, 8 मार्च 2020 तक, ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने कहा भाई अब जहां आप ई वोटिंग की बात करते हो ना, तो ई वोटिंग इससे एक दिन पहले 5 बजे बंद कर दो, यानी 9 मार्च 5 p.m बंद कर दो। तो भाई चलाना कितने दिन है, उसने कहा 3 दिन, तो 3 दिन क्या होगा, 8 मार्च और 7 मार्च। ये 3 दिन आपने ई वोटिंग प्रोवाइड करनी है। अच्छा, 7th 8 9 3 दिन प्रोवाइड करूं, अच्छा फिर क्या करूं, फिर उसने कहा कि भाई 8 मार्च, यानी आपने मेंबर्स को इन्फॉर्म कब तक किया होगा, डेफिनेटली आपने इन्फॉर्म कब तक किया होगा, 6 मार्च को आपने इन्फॉर्म किया होगा। तो क्या आपकी डेडलाइन मीट हो गई, हमने कहा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इस 7 डेज में बताना था, मैंने 6 मार्च को बता दिया। 6 मार्च को बताया, 7 8 9 स्टार्ट किया, 3 दिन वोटिंग करवाई और फिर उसके बाद 10 मार्च को मीटिंग हो गई, एडजर्न मीटिंग। सब मेरे साथ हैं आप। हानिया क्लियर है आपको, एहसन, मरियम, सब साथ हैं। जो जो बच्चे बैठे हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा फिर वापस आ जाए, वापस आ जाए इधर। Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login। ठीक है, अगेन सिंपल सी बात कर रहे हैं कि भाई आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए। मेंबर shall cast vote online during the time specified above, provided that once the vote on a resolution is casted by a member, he shall not be allowed to change it subsequently। ठीक है, अगेन अगर जब एक दफा कर दिया तो फिर कर दिया, फिर जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने। The e-voting service provider shall be required to keep the result of the e-voting confidential and provide access to the chairman of the general meeting in which poll was demanded to unblock the results of the e-voting on the day of the poll। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक है वोटिंग डालना, पोल कब होगा, जिस दिन 10 मार्च को होगा, ठीक है, उस दिन आपके रिजल्ट्स को अनब्लॉक किया जाएगा कि भाई आपने डाला क्या, सारे लोगों ने क्या वोट डाले वोटिंग के अंदर, और उस दिन डिसीजन मेकिंग होगी फिर। ठीक है, सब मेरे साथ है तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। अच्छा भाई इसके बाद है
पोस्टल बैलेट का दूसरा पार्ट, वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर। बैलेट पेपर का मतलब क्या है कि भाई आप जो है वो क्या कर सकते हो, दो तरीके हो सकते हैं ना बैलेट पेपर के। एक तो ये कि भाई आपको बैलेट पेपर दिया, आपने प्रिंट किया, आपने अपना जो भी चीजें थी वो लिखी, स्कैन की और ईमेल कर दिया। दूसरा क्या है, आपने पोस्ट के थ्रू भेजा। दोनों बैलेट पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है। यानी दिस इज नॉट कॉल्ड ई वोटिंग। आपने हार्ड में निकाला, आपको मैंने दिया बैलेट पेपर, आपने क्या किया भाई, बैलेट पेपर को अपना जो भी वोट थे वो डाले और उसके बाद उसको स्कैन किया, ईमेल कर दिया कंपनी को, या क्या किया आपने पोस्ट के थ्रू डिस्पैच कर दिया। बात तो एक ही है, ठीक है। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं सुनेंगे साहब। फिर responsibility of company, subject to section 143 and 144 of the act, a company shall within 3 working days from the day of general meeting in which poll is demanded publish ballot paper in English and Urdu languages, at least one issue of each daily newspaper of respective language having nationwide circulation substantially on the format as prescribed as provided in Annexure 1 containing draft resolution and following information, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या कह रहा है कि जिस दिन आपने ओरिजिनल मीटिंग की जिसमें पोल डिमांड हुआ, उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये काम करने, वो क्या काम करने हैं, पब्लिश करना है बैलेट पेपर, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ पब्लिश करना है, वन इंग्लिश, उर्दू एंड डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट एक में, ठीक है, जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन हो, ठीक है। साथ में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी देना है और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी देनी है। इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, business address and contact details of the chairman of the general meeting in which poll was demanded where duly filled ballot paper has to be sent by the members, ठीक है। जब आप फिल करके किसको भेजोगे, फिर उसने कहा detailed procedure for the submission of the ballot papers, the company shall also upload the ballot paper given above on its website, ठीक है। बिल्कुल मुफस्सिल, बिल्कुल पोस्ट के थ्रू बात कर रहा है कि भाई किस तरह से भेजना है। अब वो कह रहा है प्रोसीजर ऑफ वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात कर ली, अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, द मेंबर शैल इंश्योर दैट ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बैलेट पेपर्स along with the copy of CNIC should reach the chairman of the meeting through post or email 1 day before the day of the poll during the working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on the CNIC। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, उसने कहा भाई मैंने आपको बैलेट पेपर दिया, आपने अपना वोट डाला, वोट के साथ CNIC दो, लेकिन जो CNIC पे साइन आ रहा हो वही बैलेट पेपर पे भी साइन आ रहा हो। और ये भेजना मैक्सिमम कितने टाइम पहले, उसने कहा 1 day बिफोर द डेट ऑफ पोल, यानी 10th मार्च को अगर पोल है तो 9th मार्च तक वर्किंग आवर्स में मुझे रिसीव हो जाए, मुझे किसे, चेयरमैन को, ठीक है। चेयरमैन खोलेगा नहीं इसे, ठीक है, कब करेगा वो आगे देखेंगे हम, ठीक है, ये अपने पास रख लेगा। In case of foreign members and representative of a body, corporate, corporation and the federal government, acceptability of other identification documents in lieu of CNIC shall be approved by the board of the company, ठीक है। अगेन हमने कहा कि भाई अगर फॉरेन मेंबर्स हैं, अब एक यूएस का मेंबर है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं आपके पास CNIC होना चाहिए, ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है। अब आप सुनेंगे ये अजीब सी बात है, जब आप प्रैक्टिकली एफबीआर जाएंगे तो भी आपको नजर आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुने, छोटी सी बात कि भाई अगर मैं कभी एसआरबी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊंगा ना सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास, तो मैंने अपना ऑफिस लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से के रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई जब रेंट पे लिया हुआ है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताएं। बिल्कुल चाहिए, ठीक है भाई, रेंटल एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट होगा। लेकिन अब आप हमारे डिपार्टमेंट्स की जरा स्मार्टनेस चेक करें कि पैसे किस किस तरह से जो है उनको निकलवाने होते हैं लोगों से, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करें, आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स लेके आए। अरे भाई जब मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है तो मुझे ओनरशिप डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। वो कहते नहीं भाई आप जिस बंदे की प्रॉपर्टी है ना उसको कहेंगे अपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। यानी आप इमेजिन करें मैंने आपसे अगर एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, ठीक है, मैं जाता हूँ एसआरबी में, मैं कहता हूँ मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो कहेगा नहीं आपका रेंटल एग्रीमेंट नहीं, जिससे प्रॉपर्टी ली हुई है उसको कहो कि अपने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट दे। भाई उसके डॉक्यूमेंट्स क्यों दूंगा, रजिस्टर तो मैं करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को टैक्स से दूर रखना चाहते हैं, ठीक है, वो कहता नहीं भाई उनके डॉक्यूमेंट्स आप ला के दें। तो थोड़ा सा नॉनसेंस जो है वो कभी कभार हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, सब मेरे साथ हैं, आगे बढ़े हम। अच्छा भाई इसके बाद रिजल्ट ऑफ द पोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ठीक है। अब ये जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने उसकी बात कर रहे हैं। The chairman of the general meeting shall record the time and date of receipt of ballot papers
keep them in safe custody and ensure confidentiality of the result till it is formally announced after the conclusion of the voting in the meeting. ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों ने ई वोटिंग नहीं डाली होगी, बहुत सारे लोगों ने जो है वो वहां आके फिजिकली किया होगा। तो उसने कहा कि जब आपने कब तक कॉन्फिडेंशियल रखना है, जब तक एक मीटिंग जो जिस मीटिंग के अंदर 10 मार्च को जब वोटिंग हो जाए तो उसके बाद आप ये सारी चीजों को खोल दें। द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द वोट शैल बी फाइनल। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द पोल count votes cast during the time of the poll in person through proxy video link and post. In case of e-voting, unblock the results of the e-voting in the presence of a representative of the members demanding the poll. Results of the poll shall be announced in the meeting by the chairman of the meeting, and it shall also be published on the company's website at earliest, not later than 24 hours from the day of conclusion of the general meeting. यानी 10th मार्च के 24 घंटे के अंदर अंदर आप वेबसाइट पे जो भी रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश कर दें। The chairman, after result of the poll, shall send execution report of poll substantially on the format prescribed provided in Annex 2 of the company to the company, who shall preserve it safely in accordance with the provision of Section 151 of this Act. यानी जो भी पोल का रिजल्ट है, ठीक है, वो आप क्या करोगे, वो आप जो है बीइंग चेयरमैन कंपनी को दोगे, जो कंपनी अपनी रिकॉर्ड कीपिंग का पार्ट बना लेगी। ठीक है, इसके बाद ठीक है लास्ट रेगुलेशन, in case of election of directors, the number of persons who offer themselves to be elected in more than is more than the number fixed of this act, a listed company shall। ठीक है, फिर सुनेंगे। In case of election of directors, if the number of person who offers themselves is more than the number of director fixed, यानी 5 लोगों की सीट्स हैं, 10 लोग खड़े हो गए। ठीक है, तो अब इस केस में लिस्टेड कंपनी क्या करे, क्योंकि आपको याद है ना कि ऊपर हमने कहा था कि भाई ये मैंडेटरी कब है राइट देना, लिस्टेड कंपनी के केस में जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हो और हर कंपनी जब जहां पे पोल डिमांड किया जाए, सेक्शन 144, 143 और 144 जब अप्लाई। अब वो कह रहा है इन केस ऑफ ई वोटिंग सेंड इन्फॉर्मेशन to the members as provided in regulation 4 not later than 7 days before the date of the meeting, general meeting, and the provisions of the regulation 7 shall apply। again वही बात कह रहा है कि भाई जहां ई वोटिंग की बात हो वहां पे विद इन 7 डेज, जिस दिन आपने अनाउंस किया उसके 7 डेज के अंदर अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन भेज दें। ऊपर हमने कहा था ना कि पोर्टल की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी वो भेज दें आप। इन केस ऑफ वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर, पब्लिश the ballot paper and information as provided in regulation 8 in the newspaper, shall also upload the ballot paper on its website not later than 7 days before the date of general meeting, and the provisions of regulation 9 shall apply। अगेन हमने कहा भाई वही बात कर रहा है जो ऊपर बात की थी, उसने कहा कि भाई जहां बैलेट पेपर हो तो फिर आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर में भी देना है और वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। कितने डेज, नॉट लेटर देन 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। और फिर the chairman of the meeting shall immediately after the conclusion of the voting for election of the directors count the vote casted during the meeting in person through proxy, video link, and post, and in case of e-voting unblock the results of e-voting and announce the results in accordance with regulation 10। ठीक है, वही सारी बातें जो ऊपर की उसको यहाँ पे रिपीट कर रहा है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? जी आगे बढ़े या थक गए? आगे बढ़े हम।
अच्छा भाई, यहाँ पे बच्चे क्या ये भी कह रहे हैं कि सर ऑफ कर दें, कोई कह रहा है सर छुट्टी दे दें। कंटिन्यू करें ना, हम सब साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, अब हम हानिया हानिया थोड़ी देर साथ चलें हम, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है। ठीक है, वैसे तो ऑडिटर्स की पूरी रात अपनी होती है। देखें ये तो, देखें ये जो पीरियड है ना, ये याद रखें कि ये पीरियड हमेशा याद रहेगा आपको। ये जो फर्म लाइफ है ना, ठीक है, क्लाइंट का काम करना, ये चलें जो भी, कुछ बच्चों का शायद ना भी इंडक्शन हुई हो, लेकिन ज़्यादातर तो फर्म वाले ही बैठे हैं। तो ये याद रहेगा आपको हमेशा। तो इसको थोड़ा मेमोरेबल बनाएं आप कि भाई पूरी पूरी रात काम करें, सुबह जल्दी उठें, रात में पढ़ें। ठीक है। तो आपको जो है वो ये याद रहेगा फ्यूचर में कि हाँ यार हमने कुछ काम किया था। ठीक, ये 3 साढ़े 3 साल ही तो हैं, उसके बाद तो फिर पार्टी करनी है। चलें। अच्छा देखें, अब जब मैं डिविडेंड की बात करता हूँ तो उसने कहा कि भाई डिविडेंड के केस के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, सुनते जाएंगे। ठीक है, बड़ी आसान आसान सी बातें हैं। पहली बात कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि भाई कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस अप्लाई होंगे। और एक और इससे पर्टिनिंग रेगुलेशन है, कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन 2017, ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ऑल्दो मतलब ये है कि ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये है कि ये डिविडेंड से पर्टेन करता है, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है तो इसलिए इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमने कहा भाई डिविडेंड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि एक डिक्लेरेशन से पर्टेन करती है, एक पेमेंट से पर्टेन करती है।
डिक्लेरेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होगा जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है, लेकिन इट शेल नॉट बी मोर देन द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या मतलब कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि भाई 2 रुपए पर शेयर होगा, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप 4 रुपए पर शेयर कर दें या 2 रुपए से ज्यादा कर दें। 2 रुपए से कम तो हो सकता है, लेकिन 2 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह से उसने कहा भाई डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट से दिया जाता है, लेकिन इस प्रॉफिट की अमाउंट में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। तो उसने कहा बहुत सारी चीजों में से सिर्फ 2 चीजें इस प्रॉफिट से हटा दें। वो अमाउंट कौन कौन सी है? उसने कहा कि भाई सेल या डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो हटा दें, ठीक है। क्या मतलब? उसने कहा कि भाई मैं सेल या डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कैपिटल जो गेन आया है उसको मैं उससे आपको प्रॉफिट नहीं देना चाहता, ठीक है, वो हटा दें आप, ठीक है, वो हटा दिया। दूसरा क्या हटाएं? उसने कहा अनरियलाइज गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन पीएनएल, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है और आप हर साल उसे जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू का जो है वो आप क्या करें, मार्क टू मार्केट कर रहे हैं, तो हमने कहा वो जो प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास के अंदर जो गेन पड़ा हुआ है वो रियलाइज नहीं है अभी, तो वो अनरियलाइज भी हटा दें। तो आप देखें एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि 100 में से पहले 10 हटाया, 90 बचा, 90 में से आपने 15 हटाया, ठीक है, तो 75 बचा। इस 75 को आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसने पार्ट ए के अंदर एक बात कही कि भाई ठीक है, सेल डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हटा दें, लेकिन उसने एक्सेप्शन भी दे दी कि कब नहीं हटाना। उसने कहा जब कंपनी का बिजनेस ही ये है कि वो क्या करती है, वो बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टी करती है, तो उसका तो काम ही हो गया ना। फिर हम बात कर रहे थे वन ऑफ ट्रांजेक्शन की कि भाई यूनिलीवर अपना अगर प्लांट एंड मशीनरी बेचती है फॉर एग्जाम्पल, तो अब भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बेचती है, तो फिर उस केस के अंदर हमने कहा उसका बिजनेस ये नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी जिसका बिजनेस ही हो, तो उसने कहा वो ये काम कर सकती है कि वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन उसमें से भी आपको क्या करना है, लॉस को सेट ऑफ करना है। यानी मैंने यहाँ लिखा है देखो ग्रीन में कि प्रॉफिट 20 का है, ठीक है, लॉस हुआ 10 का। अब ये 10 वाला अमाउंट जो है ना, ये आप क्या कर सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मेरे साथ है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रॉफिट से प्रॉफिट आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन 2 तरह के प्रॉफिट्स को हटा देना। कौन कौन से? सेल डिस्पोजल ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसी तरह से अनरियलाइज गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन पीएनएल, ठीक है। इसके बाद अच्छा भाई, इसके बाद आपके पास है पेमेंट, ठीक है, डिविडेंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट से पर्टेनिंग क्या है? ठीक है, उसने कहा भाई पहली बात कि आप हमेशा डिविडेंड की पेमेंट करोगे प्रॉफिट से, ठीक है। किसे करोगे? शेयर होल्डर्स को या उनकी इंस्ट्रक्शंस पे किसी और को। कैसे करोगे? उसने कहा कैश में करोगे। अब कैश में कैसे कर सकते हो? उसने कहा चेक के थ्रू कर सकते हो, वारंट पे ऑर्डर के थ्रू कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी बैंक डायरेक्ट बैंकिंग चैनल के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वट एवर द डायरेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर आर। अब उसने कहा कि भाई रेगुलेशन 4 में क्या लिखा हुआ है, ये जो ऊपर रेगुलेशन लिखे हुए हैं उसी के रेगुलेशन 4 में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा भाई मोड 1 सेलेक्टेड कैन ऑल्सो बी चेंज लेटर, यानी अगर एक बंदे ने कहा है कि भाई मुझे चेक के थ्रू दे दो, बाद में वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कर सकता है वो। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में चॉइस नहीं है, हमेशा बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में जाएगा, यानी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली, ओनली इन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अच्छा भाई इन काइंड भी हो सकते हैं क्या डिविडेंड? हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। कौन दे सकता है? हमने कहा भाई शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, अगर कोई कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है उसके लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो भी वो इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, कैश डिविडेंड अपने शेयर्स को दे सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा फिर वो कहता है कि भाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सुनेंगे सब। हमने कभी पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपने कितने टाइम में करनी है? उसने कहा इन 15 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जब आपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया उसके 15 दिन के अंदर आप क्या करोगे, आप पेमेंट को कर दोगे। अच्छा भाई 2 तरह की जो है वो आपके पास डिविडेंड्स होते हैं। उसने कहा मैं डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, इसे कब से लूंगा? तो उसने कहा भाई 2 तरह के डिविडेंड हैं, एक आपके पास है फाइनल डिविडेंड और एक आपके पास है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जो साल के आखिर पे दिया जाए। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो साल के अंदर अगर कंपनी समझती है कि कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है, तो वो अपने मेंबर्स को भी उस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करवाती है। तो उसने कहा भाई फाइनल डिविडेंड क्या होगा? फाइनल डिविडेंड जो है वो डेट उसकी डिक्लेरेशन डीम्ड कब होगा कि डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि डिक्लेयर हो गया, तो वहां से 15 डेज के अंदर आपने पेमेंट करनी है। तो उसने कहा कि भाई फाइनल डिविडेंड मैं कहूंगा डीम डिक्लेयर हो गया कब? डेट ऑफ जनरल मीटिंग, इफ अप्रूव डिक्लेयर इन जनरल मीटिंग, यानी डेट ऑफ एजीएम की बात कर रहा है हर साल, आपको पता है ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है ये डिविडेंड की बात। तो उसने कहा यानी जिस डेट पे डिक्लेयर हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, इसको आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, पेमेंट करनी है आपने। अच्छा फिर उसने कहा कि भाई
इंटरिम डिविडेंड की अगर हम बात करें, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड का क्या मतलब है? हमने कहा कि भाई आपके लिए इंटरिम डिविडेंड, हमने ये तो समझ लिया कि भाई साल के बीच की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई इंटरिम डिविडेंड में जब नोटिस ऑफ बुक क्लोजर दिया जाए, ठीक है, दिया गया या नहीं दिया गया। नोटिस ऑफ बुक क्लोजर का क्या मतलब है? देखो, रोजाना ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, अब वो ट्रेडिंग एक स्टॉप तो लगाना है कि भाई किस दिन से मैं कहूँ कि कौन मेंबर है, यानी वो डेट जिसके बाद से अगर जो ओनर बना तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कट ऑफ डेट की बात बेसिकली कर रहे हैं कि भाई वो कट ऑफ डेट कि जिस डेट तक अगर मैं भी मेंबर हूँ आप भी मेंबर है तो मुझे मिल जाएगा, अगले दिन जो भी मेंबर बना उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो बुक क्लोजर की डेट कौन सी है? तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देना किसको है उसके लिए क्लोज कर देती है। तो उसने कहा कि भाई अगर नोटिस ऑफ बुक क्लोजर दिया गया है तो उस दिन जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर हुआ वहां से लेके 15 डेज के अंदर आपने इंटरिम डिविडेंड देना है। लेकिन लेट्स से कि इंटरिम डिविडेंड के लिए बुक क्लोजर की नोटिस नहीं दिया गया, तो फिर वो दिन जिस दिन अप्रूवल ऑफ डिविडेंड किया जाए बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी वो दिन जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की जाए, ठीक है। यानी फिर सुने, हमने कहा इंटरिम डिविडेंड के लिए नोटिस ऑफ बुक क्लोजर दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो वो दिन जिस दिन बुक क्लोजर कमेंस हुआ, और अगर नहीं दिया गया तो वो दिन जिस दिन अप्रूवल ऑफ डिविडेंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, ठीक है। अब इन केसेस के अंदर हमने कहा कि भाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए लाइबल कौन हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि पेमेंट ऑन टाइम करा, अदरवाइज क्या होगा, 2 साल की जेल, इम्प्रिजनमेंट, 5 मिलियन का फाइन या दोनों भी लग सकता है। और अगर गिल्टी हो गया, कन्विक्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? उसने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव शेल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर और सीईओ फॉर 5 years ऑफ सेम कंपनी और एनी अदर कंपनी, ठीक है। अगेन हमने कहा भाई यानी अगर आप पेमेंट नहीं करते तो 3 तरह की रिपोर्शन हो सकती है, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट, 5 मिलियन का फाइन, और अगर कन्वर्ट हो गए तो 5 साल तक इस कंपनी के या किसी और कंपनी के डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। इसके बाद वो कहता है कि भाई एक्सेप्शंस क्या है कि कब चीफ एग्जीक्यूटिव लाइबल नहीं होगा, ठीक है। उसने कहा भाई पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ये बात की जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव लाइबल नहीं है। इसी तरह से अगर कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट किस चीज में? राइट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, यानी इसका मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल दो पार्टीज आ गई जो क्लेम कर रही है कि डिविडेंड हमारा है जबकि था एक का, तो डिस्प्यूट ऑन राइट आ गया। या इस तरह की शेयर होल्डर्स ने डायरेक्शन दी है कि भाई वो कंप्लाई नहीं की जा सकती। या फिर हमने कहा कि भाई शेयर होल्डर्स का भी कोई अमाउंट है जो कंपनी की तरफ निकलता है, कंपनी ने कहा इसी से एडजस्ट कर दो, ठीक है। या इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन जिसमें कंपनी के इश्यूज ना हो, या फिर मेंबर्स ने खुद इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड नहीं की है कि भाई फॉर एग्जांपल आपको कहाँ पे डिलीवर किया जाए, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्या है, आपको चेक कहाँ डिस्पैच किया जाए, तो उसने कहा भाई ये वो केसेस है जहां कंपनी लायबल नहीं होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव लायबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इन सारे केसेस में भी अगर आप जो है वो होल्ड करना चाहें डिविडेंड को, तो कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एसईसीपी का अप्रूवल ले कितने डेज के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और साथ साथ जिस शेयर होल्डर का डिविडेंड रोकना चाहते हो उसको भी इन्फॉर्म करो कितने डेज के अंदर, विद इन 15 डेज, ठीक है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अच्छा भाई, इसके बाद टेबल ए की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि टेबल ए के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही है कि जो हम साथ-साथ कहीं न कहीं कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब टेबल ए के अंदर आर्टिकल का सैंपल दिया हुआ है कि आर्टिकल कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें डिविडेंड के क्लॉजेस भी हैं। तो अब वहाँ क्या कहता है क्लॉज 72 के अंदर, उसने कहा कि भाई अगर स्पेशल राइट्स वाले शेयर्स हैं तो फिर डिविडेंड भी उसके अकॉर्डिंगली स्पेशल दिया जाएगा। इसी तरह से उसने कहा कि भाई अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो ये डायरेक्टर्स का डिस्क्रिशन है कि कितना अमाउंट रिजर्व में डालना और कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड। ये भी हमें पता है कि भाई अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होगा, डायरेक्टर्स बताएंगे कितना उनको जो है वो फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट्स के लिए चाहिए या किसी किसी भी चीज के लिए अगर चाहिए, तो फिर हमने कहा भाई ये आप आपके पास रिजर्व में डालेंगे। इसी तरह
तरह से अगर जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, तो फिर हमने कहा जिसका नाम पहले आएगा उसको जो है वो डिविडेंड भेजा जाएगा। इसी तरह से हमने कहा नोटिस डिविडेंड फॉर पब्लिक कंपनी के केस में एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्रोविंस इन व्हिच रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, वहां पे भी जो है वो आप दे देंगे। अगर डिविडेंड अनाउंस किया पब्लिक कंपनी ने तो फिर न्यूज़पेपर के अंदर बेसिकली आपने इसे पब्लिश करना है। सब मेरे साथ है यहाँ तक? चलो, अच्छा, फिर अब इसके बाद जो है वो आपके पास कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन 2017। अगेन मैंने यहाँ लिख दिया है कि दिस पार्ट इज नॉट इन दिस सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा रिलेट करता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो भले आप इसे सिर्फ रीड करके चले जाना, इसको याद नहीं रखना, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई अदर देन लिस्टेड कंपनी की अगर हम बात करते हैं, और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी कैश डिविडेंड देती है, ठीक है, तो क्या करेगी? ट्रांसफर टू दी एंटाइटल शेयर होल्डर करेगी, ठीक है। अब वो कहता है ये किसे ये क्या कहते हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या है, ठीक है। उसने कहा कि एक बताया चीज है कि भाई इफ डायरेक्ट ट्रांसफर टू डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, if dividend warrant in the name of the shareholder or designated person, cross check as account payee only, shareholder or authorized person, warrant or check shall bear the identification number example CNIC, ठीक नहीं। वो बता रहा है कि भाई अगर आप अदर देन लिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में तो डायरेक्ट ट्रांसफर करना है ना, अदर देन लिस्टेड कंपनी में क्रॉस चेक भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, वारंट भी हो सकता है, ठीक है। और जो वारंट या चेक इशू होगा उस पे जिस नाम पे इशू कर रहे हो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आएगा। फिर वो कह रहा है सर्कमस्टांसेस टू विदहोल्ड द पेमेंट विदाउट एसईसीपी, जब ये रेगुलेशन में लिखी है, ठीक है, कि जहां पे शेयर होल्डर ने अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर ना प्रोवाइड किया हो, इसी तरह से जिस बैंक अकाउंट पे मुझे डालना है अमाउंट को, वो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड ना की हो, लिस्टेड कंपनी है। अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो अगेन आपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना प्रोवाइड की हो, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया आपके ऊपर किसी भी अथॉरिटी ने जिसकी वजह से आपको पेमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि जहां ये सर्कमस्टांसेस हो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नोटिस दिया जाए शेयर होल्डर को कि आपका डिविडेंड का अमाउंट विथहोल्ड कर लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, और पब्लिश कर दिया जाए टू नेशन वाइड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। कितने डेज के अंदर? विद इन 15 डेज ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है। और फिर साथ में हमने कहा कि भाई नो फर्दर नोटिस इफ कंसेक्यूटिव इफ 3 कंसेक्यूटिव नोटिसेस हैव बीन गिवन, यानी अगर आपने बता दिया 3 दफा आपने नोटिस दे दिया कि भाई आपकी, फॉर एग्जांपल नोटिस कब देना है कि आप विथहोल्ड कर रहे हो, आपने आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया तो आपने नोटिस दे दिया, 3 दफा दे दिया, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कंपनी बार बार पीछे जाती रहे, और शेयर होल्डर को अगर अमाउंट नहीं चाहिए तो ना ले फिर वो, ठीक है। ये वो पार्ट था कि जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो आपकी क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। सुनते जाएं। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, किस चीज के लिए बात कर रहा है? फॉर डिविडेंड पेबल इन कैश के लिए बात कर रहा है, ठीक है। If unclaimed, unpaid in 15 days of declaration, then after lapse of 15 days, transfer such amount to separate account bearing account called unpaid dividend account opened by company in separate bank account, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है, आपका ये अमाउंट नहीं पे होता, तो 15 दिन के बाद, यानी जब ये 15 दिन का टाइम लैप्स हो जाए, तो उसके बाद क्या करो, एक अलग अकाउंट में जिसका नाम रखो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें ये अमाउंट ट्रांसफर कर दो, ठीक है। द अमाउंट शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट टू क्लेमेंट ओनली, यानी ये वो अकाउंट आपने रखा हुआ है कि जिससे उसी बंदे को अमाउंट दी जाएगी जिसका डिविडेंड का अमाउंट था, जो जिसको भी पे नहीं हो सका। कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, ठीक है, और साथ में इसको वेबसाइट पे अपलोड करे, कितने डेज के अंदर? विद इन 90 डेज ऑफ डिपॉजिट, यानी जिस डेट पे आपने इस अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफर किया, वहां से लेके 90 डेज के अंदर आपने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। स्टेटमेंट में क्या लिखना है? नेम्स, last known addresses, number of shares held, the amount of unpaid dividend to be paid to the each shareholder, other particulars as may be specified, यानी एक स्टेटमेंट बनाओ और वेबसाइट पे लगा दो, ताकि अगर कोई शेयर होल्डर बाद में आके देखना चाहे कि यार मेरा अमाउंट है नहीं है, तो उसका नाम उस जगह पे आ रहा हो। पर्सन एंटाइटल मे अप्लाई टू कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड, ठीक है। अगेन हमने कहा कि भाई अगर आप जो है वो अमाउंट को क्लेम करना चाहते हैं तो फिर कंपनी के पास आप अप्लाई कर दें। कंपनी टू मेक पेमेंट इफ बोनाफाइड क्लेमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, नो अमाउंट एक्सेप्ट अनक्लेम डिविडेंड टू बी पेड, ठीक है। अगेन हमने कहा कि भाई इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आप कंपनी ऐसा नहीं है कि बगैर आंख बंद किए जो है, मतलब आंख बंद किए डिविडेंड पे कर देगी, नहीं, पहले वेरीफाई करेगी कि क्या मतलब ऑथेंटिक क्लेमेंट है भी या नहीं है। कोई भी आगे खड़ा हो गया कि भाई पेमेंट दे दें हमें,
तो उसने कहा कंपनी देगी, वेरिफिकेशन करेगी, लेकिन देगी कितने डेज में? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। ठीक है, और फिर इसके अलावा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बंदा आके कहता है भाई मुझे इंटरेस्ट भी दो, नहीं भाई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जो है वो सिर्फ डिविडेंड का अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी टू बी यूज्ड इन सीएसआर, यानी जो इस अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट कमाओगे वो बंदे को वापस नहीं करना, बल्कि उसको क्या करना है, उसको सीएसआर में यूज करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर यूज करना है। और फिर उसने कहा इफ एम्बार्गो डिस्प्यूट इन रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन है बाय कोर्ट या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो फिर जब डिस्प्यूट सेटल होगा उसके बाद, ऊपर पढ़ा था ना आपने कि अगर शेयर होल्डर पे, ये इधर ही लिखा हुआ है, देखो पॉइंट नंबर 4, एम्बार्गो रिस्ट्रिक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एंटाइटल्ड शेयर। तो अब वो कह रहा है ये डिविडेंड का अमाउंट कब दिया जाएगा? जब डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। ठीक है, और फिर साथ साथ कंपनी कह रही है कि मतलब ये लॉ कहता है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट है, साथ में जो उस पर प्रॉफिट कमाया, वो क्या करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज कर दें। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? सब मेरे साथ हैं? चलें, यहाँ पे जो है वो हम क्लास को ऑफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की क्लास में मीटिंग्स भी एंड कर लिया, डिविडेंड भी खत्म कर दिया, और साथ में एक रेगुलेशंस भी जो है वो एंड कर दिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।